हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सटी ग्राफ जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसकी सीरीज़ में थर्ड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि एक्सेलरेशन का एनालिसिस कैसे किया जाता है पोजीशन टाइम ग्राफ में। ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है इन 3 वीडियोस में जो मैंने बनाए हैं। और एक्सेलरेशन का एनालिसिस पोजीशन टाइम ग्राफ से करना ये एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसके अंदर गलती करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने तो एनालाइज किया ही नहीं होता एक्सेलरेशन को पोजीशन टाइम ग्राफ से, और अगर वो करते भी हैं तो गलतियां करते हैं। और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पे दी है इसके अंदर तो बहुत गलतियां होती हैं, तो इसको आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे हमको एक एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है इस तरीके से, और ये एक्सटी ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये 2 पैराबोलाज हैं ABCDE, ये एक डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, और EFGHI ये एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। और इन दोनों पैराबोलास को हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है कंटिन्यूस कर्व के फॉर्म में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये दोनों पैराबोलास हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये पैराबोलास हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको अभी मैं नेक्स्ट जब इसका सॉल्यूशन बताऊंगा तब आपको क्लियर होगा। तो ये 2 पैराबोलास हैं जिनको हमने कंटिन्यूस कर्व के फॉर्म में कनेक्ट कर दिया है। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एट ऑल द मार्क पॉइंट्स। ये जितने भी पॉइंट्स इस ग्राफ में मार्क किए हुए हैं ABCDEFGHI, इन सारे पॉइंट्स पर आपको बताना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा या नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। ये आपको बताना है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन। बस ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है। तो आपको बस इतना ही बताना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, 0 होगा या अनडिफाइंड होगा, ठीक है। तो हम वापस से वही अप्रोच फॉलो करते हैं कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को खुद से ट्राई कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को समझिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सॉल्यूशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं होप कर रहा हूं कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है और अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास में ग्राफ दिया हुआ है और हमको बताना है कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा इन सारे के सारे पॉइंट्स पर वो क्या होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि अगर हमें केवल वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है तो हम उससे एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपको मान लीजिए पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो उससे केवल इस इन्फॉर्मेशन से आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्टिकल अगर राइट में जा रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। अगर पार्टिकल राइट में जा रहा है और उसकी स्पीड बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, यानी कि एक्सेलरेशन भी राइट में ही रहा होगा, है ना। क्योंकि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तब पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो पार्टिकल की स्पीड घटती है, यानी कि डिक्रीज करती है, ठीक है। तो ये कोर फंडामेंटल आइडिया है जो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड बढ़ती है, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड घटती है, ठीक है। ये कोर आइडिया है। अब देखिए हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो अपन यहाँ पे पहले पॉइंट बी पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। पॉइंट बी पे एनालाइज करते हैं। तो पॉइंट बी पर आप देख सकते हो, पॉइंट बी के इमीडिएटली पहले अगर आप एक टेंजेंट बनाओगे तो वैसी बनेगी, पॉइंट बी पर अगर आप एक टेंजेंट बनाओगे तो ऐसी बनेगी, और पॉइंट बी के बाद में आप टेंजेंट बनाओगे तो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है ना। तो पॉइंट बी के इमीडिएटली पहले, इमीडिएटली बाद, और पॉइंट बी के इमीडिएटली पहले, पॉइंट बी पर और पॉइंट बी के इमीडिएटली बाद हमने 3 टेंजेंट्स बनाई है यहाँ पर, ठीक है। और उन तीनों के स्लोप्स को कंपेयर करके हमको ये समझ में आता है कि पॉइंट बी पर वेलोसिटी, पॉइंट बी के पहले, पॉइंट बी पर और पॉइंट बी के बाद में तीनों पॉइंट्स पर वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है। लेकिन जैसे जैसे हम बी के पहले और बी के बाद में जाते हैं, जब हम बी के अक्रॉस ट्रैवल कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। बी पॉइंट पर हो क्या रहा है? बी पॉइंट पर वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। वी जो है वो पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है ना। बी पॉइंट पर कुछ इस तरीके का ट्रेंड है कि बी पॉइंट के इमीडिएटली पहले वेलोसिटी पॉजिटिव है, बी पॉइंट पर भी पॉजिटिव है, और बी के इमीडिएटली बाद भी पॉजिटिव है। लेकिन बी के पहले और बी के ऊपर और बी के बाद जब आप जाते हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है, यानी कि बी पर स्पीड घट रही है और है वेलोसिटी पॉजिटिव, यानी कि पार्टिकल राइट में जा रहा है और स्पीड घट रही है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब एक्सेलरेशन नेगेटिव रहा हो, यानी कि बी पॉइंट पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इस तरह से कंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो आपको एक्सेलरेशन को अगर कंक्लूड करना है तो आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो ये
कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। ठीक है, सिमिलरली हम सी पॉइंट पे देखते हैं। तो देखिए सी पॉइंट पे कैसे देखा जाएगा। सी पॉइंट के इमीडिएटली पहले आप देखोगे तो टेंजेंट ऐसी बनेगी, सी पॉइंट पर टेंजेंट ऐसी बनेगी, सी पॉइंट के बाद में टेंजेंट ऐसी बनेगी, है कि नहीं। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि सी पॉइंट के इमीडिएटली पहले जो स्लोप है वो तो पॉजिटिव है, सी पॉइंट पर स्लोप जो है वो 0 है और सी पॉइंट के बाद में स्लोप नेगेटिव है कि नहीं। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी सी पॉइंट के पहले तो है राइट डायरेक्शन में, सी पॉइंट पर वो 0 हो गई है और सी पॉइंट के बाद में पार्टिकल लेफ्ट में मूव करना चालू कर देता है। ऐसा कब होगा? जब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, यानी कि जब पार्टिकल राइट में जा रहा था और उसकी वेलोसिटी 0 हो गई राइट में जाते हुए, तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में ही रहा होगा। और फिर क्योंकि एक्सेलरेशन लेफ्ट में था तो पार्टिकल ने सी पॉइंट पर रुक करके फिर टर्न ले लिया और फिर वो लेफ्ट में मूव करना चालू कर दिया, यानी कि एक्सेलरेशन सी पॉइंट पर भी नेगेटिव रहा होगा। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अपन डी पॉइंट को एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पर डी पॉइंट के इमीडिएटली पहले अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो कुछ ऐसी बनेगी, डी पॉइंट पर टेंजेंट ऐसी बनेगी, डी पॉइंट के बाद में टेंजेंट की स्टीपनेस और बढ़ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने में हो सकता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि स्टीपनेस डी पॉइंट के पहले, डी माइनस अगर अपन पॉइंट कंसिडर करें डी के इमीडिएटली पहले और डी प्लस अगर अपन एक पॉइंट कंसिडर करें डी के इमीडिएटली बाद, तो हम ये बोल सकते हैं कि डी माइनस से डी पर जाने पर और डी से डी प्लस पे जाने पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो नेगेटिव में बढ़ रहा है ना। यानी कि हम डी पॉइंट के लिए क्या बोल सकते हैं? डी पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी तो नेगेटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। डी पॉइंट के इमीडिएटली डी माइनस से डी पर और डी से डी प्लस पे जाने पे वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, यानी कि पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है और इंक्रीजिंग स्पीड से जा रहा है। ऐसा कब होगा? जब एक्सेलरेशन भी लेफ्ट में रहा हो, यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आई? तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पे हमने बी, सी और डी इन तीनों पॉइंट्स पर तो एक्सेलरेशन को एनालाइज कर लिया। अब अपन एफ पे करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये ए और ई को मैंने क्यों स्किप कर दिया, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। मैं आपको बताऊंगा क्या कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। तो इसलिए मैं अभी उन पे नहीं जा रहा, क्योंकि उनको समझने के लिए थोड़ा और एफर्ट लगेगा। तो पहले अपन बाकी पॉइंट्स को समझ लेते हैं, फिर हम ए, ई और आई को समझेंगे। ठीक है, फिर अपन एफ को देखते हैं। तो एफ के इमीडिएटली पहले आप देख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट कुछ इस तरीके का आएगा। एफ पर स्टीपनेस कम हो जाएगी और एफ के बाद में स्टीपनेस और कम हो जाएगी, यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि एफ पॉइंट पर क्या हो रहा है, एफ पर वेलोसिटी है नेगेटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि स्टीपनेस स्लोप की एफ माइनस से एफ पे जाने पे और एफ से एफ प्लस पे जाने पे स्टीपनेस कम हो रही है, यानी कि स्पीड पार्टिकल की नेगेटिव डायरेक्शन में कम हो रही है। ऐसा कब होगा? पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है और डिक्रीजिंग स्पीड से जा रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन फिर राइट में रहा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से इसको कंक्लूड किया जाता है। इसी तरह से हम जी पॉइंट पे देखते हैं। जी पॉइंट के इमीडिएटली पहले आप देख सकते हो कि वेलोसिटी है नेगेटिव और जी पॉइंट पर वेलोसिटी है 0 और जी पॉइंट के इमीडिएटली बाद वेलोसिटी है पॉजिटिव। स्लोप ऑफ टेंजेंट से हमने कंपेयर कर लिया। तो यानी कि हम जी पॉइंट के लिए क्या बोल सकते हैं कि जी पॉइंट के इमीडिएटली पहले पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा था, जी पॉइंट पे वो रुक गया और फिर जी पॉइंट के बाद में उसने राइट में जाना चालू कर दिया। ऐसा कब होगा? जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा हो, इसीलिए उसने लेफ्ट की डायरेक्शन की वेलोसिटी को 0 कर दिया एक्सेलरेशन ने और फिर पार्टिकल को राइट में ले जाना चालू कर दिया, है कि नहीं। इसी तरीके से हम एच पे देखते हैं। एच पे क्या हो रहा है? देखो एच के इमीडिएटली पहले कुछ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसा बनेगा पॉजिटिव और उसकी कुछ स्टीपनेस होगी। एच पे स्टीपनेस और बढ़ जाएगी और एच के बाद में स्टीपनेस और बढ़ जाएगी, यानी कि अपन ये बोल सकते हैं कि एच पर वेलोसिटी है पॉजिटिव और स्टीपनेस एच के अक्रॉस बढ़ रही है। टाइम में जब अपन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्टीपनेस बढ़ रही है, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो पार्टिकल राइट डायरेक्शन में जा रहा है और राइट डायरेक्शन में पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ रही है। ऐसा कब होगा? जब एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहा हो, यानी कि पॉजिटिव रहा हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ गया कि बी, सी, डी और एफ, जी, एच इन सारे पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक की सारी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम एनालाइज करेंगे ए, ई और आई पॉइंट्स को। ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं और इसके ऊपर मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे हो जाएगा 0। 0 नहीं है। ए, ई और आई पर जो एक्सेलरेशन है वो है नॉट डिफाइंड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट डिफाइंड। ठीक है, ए पर भी नॉट डिफाइंड है, ई पर भी नॉट डिफाइंड है और आई पर भी नॉट डिफाइंड है एक्सेलरेशन। अब ये क्यों है? तो अभी वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसके ऊपर सोच लीजिए कि ए, ई और आई इन तीनों पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन को मैं नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, इस पर आप एक बार सोच लीजिए, फिर इसके बाद में
वीडियो को वापस से आप प्ले करके और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आप सोच लीजिए कि मैंने यहाँ पे नॉट डिफाइंड क्यों बोला है ए, ई और आई पर, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे पहले तो हम ग्राफ को वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें ये ग्राफ दिया हुआ है XT ग्राफ। इसके अंदर अब मैं केवल ए, ई और आई पॉइंट्स ही बनाऊंगा, ए, ई और आई, ठीक है। ये है प्लस मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दो पैराबोलाज हैं। अब पहला वाला जो है ये है डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला और दूसरा वाला ये है अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे यूज़ होगी। कैसे यूज़ होगी मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अपन ई पॉइंट को एनालाइज करते हैं। ई पॉइंट पे एनालाइज करना आसान है क्योंकि पहले और बाद में भी कर्व है, ए और ई तो एकदम एज पे हैं। तो ई पॉइंट पे जो ट्रेंड आएगा आप ये समझ सकते हो कि वही ट्रेंड ए और आई के लिए आएगा। अगर हम मान के चलें कि ये कर्व उसी तरीके से वेरी करते हैं जैसे ये ई पर वेरी कर रहे हैं, अगर हम इस तरीके का वेरिएशन माने तो जो ई पे एक्सेलरेशन का ट्रेंड होगा वही ए और आई पर एक्सेलरेशन का ट्रेंड हो जाएगा। तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि ई पर नॉट डिफाइंड होगा तो ए और आई पर भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ई के लिए एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, आपको खुद से समझ में आ जाएगा कि वही एक्सप्लेनेशन ए और आई पर क्यों लगेगा, ठीक है। तो देखो पहला एक्सप्लेनेशन तो ये है कि हमको पता है पिछले वाले सॉल्यूशन से कि बी सी डी यानी कि ए के बाद में और ई के पहले हर जगह पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है और ई के बाद में हर जगह पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यानी कि ई के पहले तो एक्सेलरेशन है नेगेटिव और ई के बाद में एक्सेलरेशन है पॉजिटिव। यानी कि अगर आप इसका एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ, क्योंकि अगर ये पैराबोला है तो हमको पता है कि अगर एक्सटी ग्राफ पे पैराबोलिक ग्राफ हो, एक्सटी ग्राफ अगर पैराबोलिक हो तो उसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर आप इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाओ तो वो कैसा बनेगा, एक्सेलरेशन टाइम ए के बाद से और ई के पहले तक तो एक्सेलरेशन नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन बन जाएगा नेगेटिव और ई के इमीडिएटली बाद जब आप आओगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है ई माइनस यानी ई के इमीडिएटली पहले और ये वाला पॉइंट है ई प्लस। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर आप बनाओगे ई के अक्रॉस तो वो कैसा बनेगा कि ई के पहले तो है नेगेटिव और ई के बाद में है पॉजिटिव, तो एक डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी एक्सेलरेशन में। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि ई पर जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, है कि नहीं, जीरो नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि डिसकंटिन्यूटी है, एक्सेलरेशन डिफाइंड ही नहीं है ई पर। यह है एक एक्सप्लेनेशन जिससे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉट डिफाइंड होगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन देखो, ये जो पॉइंट ई है, अगर मान लीजिए आप इस एक्सटी ग्राफ का एक वीटी ग्राफ प्लॉट करो। यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है कि ये दो पैराबोलाज हैं, ये पहला पैराबोला है, ये दूसरा पैराबोला है, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो हमको पता है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि एक्सटी ग्राफ पे अगर पैराबोला है तो मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ये बात आप जानते होगे थ्योरी से। तो अगर हम इसका एक वीटी ग्राफ बनाएं तो देखिए वो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा। वीटी तो अपन ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल ए से चलेगा और ए के बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती चली जाएगी और सी पर, ये वाला पॉइंट सी था, सी पर आकर के ज़ीरो हो जाएगी और फिर जब पार्टिकल सी से ई तक जाएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती चली जाएगी, यहाँ पर ई पर आ जाएगा। और क्योंकि ए से सी से ई तक पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव था तो हमने एक नेगेटिव स्लोप की लाइन बना दी। फिर ई के इमीडिएटली बाद पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया है, तो अगर आप वहाँ पे वीटी ग्राफ बनाते हो तो ऐसा बनेगा। यानी कि अगर आप वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हो ए से ई तक और ई के बाद में, तो ई पॉइंट पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर आ रहा है, ठीक है ना। ई पॉइंट पे एक शार्प कॉर्नर आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आप यहाँ पे dv/dt निकालते हो ई माइनस पर यानी ई के इमीडिएटली पहले तो वो तो है नेगेटिव, और अगर आप यहाँ पे निकालते हो dv/dt यानी कि एक्सेलरेशन आफ्टर पॉइंट ई प्लस पर, ठीक है, ई प्लस पर अगर आप निकालते हो dv/dt यानी कि एक्सेलरेशन तो वो पॉजिटिव है। लेकिन ई पॉइंट पर वो डिफाइंड ही नहीं है, एक्सेलरेशन ई पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर आ गया। ये बात आपको मैथ्स के कंसेप्ट से पता होगी कि अगर किसी ग्राफ के अंदर शार्प कॉर्नर आ जाए तो वो वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। और अगर आप वीटी ग्राफ को यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है यानी कि वहाँ पे एक्सेलरेशन डिफाइंड ही नहीं होगा ई पॉइंट पर, इसीलिए एक्सेलरेशन ई पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो मैंने आपको दो रीज़न बताए।
आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना के भी देख सकते हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के भी देख सकते हो, और यहाँ से प्रूव हो रहा है कि एक्सेलरेशन ई पॉइंट पर नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, फिर कई बार बच्चों को इसके अंदर एक और डाउट आता है, वो डाउट ये आता है कि ई जो पॉइंट है उस पर कॉन्केविटी चेंज हो रही है ग्राफ की। आप देख सकते हो कि ई पॉइंट के पहले डाउनवर्ड कॉन्केविटी है और ई पॉइंट के बाद में अपवर्ड कॉन्केविटी है। तो बच्चे बोलते हैं कि सर ये पॉइंट ई जो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ग्राफ की कॉन्केविटी चेंज हो रही होती है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये ई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अब कई बार बच्चों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो जीरो होना चाहिए। तो एक्सटी ग्राफ के अगर आप सेकंड डेरिवेटिव को कंसीडर करोगे तो वो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो पॉइंट ई पर तो जो, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो उस पर सेकंड डेरिवेटिव यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन हम दो लोगों ने तो यहाँ पर उसको नॉट डिफाइंड बोल दिया। तो अब हम इसको कैसे समझें, ये डाउट कई बार बच्चे रेज करते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है बच्चों को कई बार। अगर आप लोग भी ऐसा मानते हो तो ये आपका मिसकंसेप्शन है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो होगा। ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, आप इसके ऊपर रिसर्च कीजिए, आपको पता लगेगा। ये मैथ्स का टॉपिक है, तो मैं आप लोगों से होप कर रहा हूँ कि आप अपने मैथ्स टीचर से इसको डिस्कस करके रिजॉल्व कर लेंगे। तो कंसेप्ट ये होता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर सेकंड डेरिवेटिव यानी कि d2x/dt2 जीरो भी हो सकता है और d2x/dt2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। ठीक है, इसके आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप चैट जीपीटी से पूछो कि क्या ये ज़रूरी है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो होगा। वो इसका आपको काफ़ी डिटेल्ड आंसर देगा और वो आपको बताएगा चैट जीपीटी कि सेकंड डेरिवेटिव पे ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ज़रूरी नहीं है कि सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो, नॉट डिफाइंड भी हो सकता है। उसके वो आपको एग्जाम्पल भी बताएगा। एक एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा माना हुआ है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर सेकंड डेरिवेटिव जीरो होगा तो आप इस क्वेश्चन में गलत आंसर निकाल दोगे, आप जीरो निकाल दोगे, जबकि यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो ये एक और इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन मुझे ये लगता है। और इसके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं, स्पेशली ए, ई और आई पर। इस पर तो सब लोग गलती कर देते हैं। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो ट्रेंड ई पर आएगा आप ये अब गेस कर सकते हो कि वही ट्रेंड ए और आई पर भी आ जाएगा। इसीलिए ए, ई और आई इन तीनों पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो मैं होप कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इस वीडियो से अच्छा लर्न किया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड और हमारी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू, बाय।